नमस्कार अपूर्वानंद जी, ताना बाना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी आ, नमस्ते। उल्लंघन अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि ये समय को, देश को, काल को, परिस्थितियों का उल्लंघन करने वाला एक जो कवि का बेचैन मन होता है वो इसमें परिलक्षित हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो उल्लंघन है, ये संकलन जो है, ये मोटे तौर पर वर्तमान समय की कविताएं हैं। राजनीति उसमें प्रबल रूप से हावी दिखती है। जो राजनीतिक सामाजिक घटाटोप हमारे हुए सामने चारों तरफ छाया हुआ है, उससे बेचैन कवि की कविताएं हैं। खासतौर पर जो सर्वग्रासी राजनीति हम देख रहे हैं, उससे जो एक बेचैनी विचलित हो रहा है कवि, वो इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। आपको क्या लगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यह बात हम लोग पिछले 3-4 हफ्ते से कर रहे हैं कि साहित्य पर राजनीति का दबाव कितना अधिक है और साहित्य के सारे रूपों की, वो चाहे उपन्यास हो, कथा साहित्य हो या कविता हो, उसकी एक चुनौती है कि वह इसको साधती कैसे है। तो यह दबाव तो इस पर है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि जहाँ-जहाँ बिल्कुल अपने देश की राजनीति के संदर्भ हैं या सीधी राजनीति के संदर्भ हैं, वहाँ कविता कमज़ोर हो गई है राजेश जोशी की, और उसको साध नहीं पाई है। यानी उसको कविता की भाषा में जैसे जिस तरह से आना चाहिए, वह नहीं आ पाया है और राजनीति ने कविता को क्षत-विक्षत कर दिया है, या मैं कहूँगा। लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि आप यह देख सकते हैं कि एक बेचैन कवि है, जो दरअसल कविता की भाषा की तलाश कर रहा है और एक ऐसे कवि की जिसने काफ़ी लंबा वक़्त गुज़ारा है, इस बेचैनी को समझने की आवश्यकता है। जी, तो क्या इसको दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है कि मौजूदा राजनीति का इतना दौर, ये इतना अंधकार है कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार अपने को व्यक्त करना चाहता है, भले उसके लिए उसे सही भाषा ना मिले, सही बिंब ना मिले, लेकिन व्यक्त करना ज़रूरी है और ये समय की, आज की ज़रूरत भी है कि आप खुद को व्यक्त करें, उन चीज़ों को लोगों के सामने रखें। शायद अपनी कविताओं में, खासतौर पे जो कुछ कविताएँ हैं उल्लंघन के अलावा, अबू हसन से जुड़ी 3 कविताएँ हैं, ताना मोशे का एक कविता है और भी कुछ कविताएँ हैं। भले बेघरों ही का वो गाना है, उस बेघरों तरह का से गाना। कविताएँ जैसी ना बन पाई हों आदर्श रूप में, लेकिन आज के समय को दिखाने के लिए और उसमें कवि की बेचैनी को प्रकट करने के लिए बहुत ज़रूरी कविताएँ लग रही मुझे। ज़रूरी हो या नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन कविताओं को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि कविता और राजनीति का संघर्ष कैसे होता है और उसमें कवि कहाँ या कविता की भाषा कहाँ अक्षम प्रतीत होती है कवि को, फिर भी वह उसे लिखता है। अ, तो इस तनाव को और इस द्वंद्व को देखने के लिए इन कविताओं को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अबू हसन श्रृंखला की जो तीनों कविताएँ हैं, या खबर में मोरों को दाना वाली कविता, या शहंशाह के कंध पर, ये सब उसी श्रृंखला की कविताएँ हैं। आपने तानमोशा का नाम लिया, बेघरों का गाना, यह दुनिया रहने के काबिल नहीं। ये कविताएँ उस दबाव को झेल नहीं पाई हैं और कमज़ोर हो गई हैं। खासकर इस तरह का वाक्य जब कविता में आता है या कहीं भी आता है, कहानी में भी आपने अक्सर पढ़ा होगा, यह ऐसा हिंसक समय है कि अ, तो मुझे लगता है कि कवि मजबूर हो गया है और अ, और उसकी कविता से तनाव समाप्त हो गया है। जबकि कविता की खासियत ये होती है कि उसमें शब्द और अर्थ के बीच एक तनाव बना रहे। कविता में निबंधात्मकता आ सकती है और इस संग्रह में कम से कम 2 कविताएँ हैं जो बहुत ही निबंधात्मक हैं, जैसे मुश्किल आसानियों का सफ़रनामा और बचपन की कहानी। ये निबंधात्मक कहानियाँ, और बिल्कुल इस शैली का इस्तेमाल किया जा सकता है, कई कवियों ने किया है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से इसमें बहुत सफलता नहीं मिली है। मैं दूसरी कविताओं को अधिक सफल मानता हूँ, जिनमें राजनीति इतनी मुखर नहीं है। जी। जी। तो राजनीति में मैं चाहूँगा कि एक कविता मैं पहले पढ़ के सुनाऊँ जो नागरिकता को लेकर है, जी हाँ। जो हुँ, उसको महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल, मैं कहाँ बिल्कुल। तलाश करूँ अपनी नागरिकता के प्रमाण, मैं इसी देश की मिट्टी में घूमा हूँ नंगे पाँव।
पर कहाँ कहाँ छपे हैं मेरे पाँव के निशान मुझे याद नहीं। मुझे क्या खबर थी कि भूल जाने की आदत मेरी ही जमीन पर अनागरिक बना देगी। मुझे एक दिन, ओ हुक्मरानों, मैं स्वर्ग को भूलकर ही आया हूँ इस धरती पर। तुम अगर मुझे नागरिक मानने से इनकार करते हो तो मैं भी इनकार करता हूँ तुम्हें सरकार मानने से। जी। बिल्कुल। हाँ, ये इस कहा समय जा की सकता है कि इसमें थोड़ी-सी नारेबाज़ी है, लेकिन क्या ये कवि का एक, मुझे लगता है कि दायित्व भी है कि चुनौती दे हुक्मरानों को, सरकारों को, इस तरह के शासकों को। हाँ, लेकिन कवि का ज़्यादा बड़ा दायित्व है कविता की भाषा को बचाकर रखना और जो समकालीन सत्ता है उसको यह इजाज़त ना देना कि वो उसकी भाषा को ढीला कर देगी। और जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि यह हुआ है कि इससे शिथिलता आ गई है इन कविताओं में और कविताओं का मुखर होना कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसमें वे कविता के धर्म से कहीं विचलित हो गई हैं। यानी कविता अपने अंदर से राजनीति की भाषा विकसित नहीं कर पा रही है। यह मुझे लगता है और इसलिए मैं दूसरा कुछ उदाहरण पढ़ना चाहता हूँ जी, या उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ एक कविता से, जिनको मैं मानता हूँ कि वे अधिक सफल कविताएँ हैं इस संकलन की और उनकी संख्या कम नहीं है। अ, खुद उल्लंघन शीर्षक कविता को ही ले लीजिए जो पृष्ठ संख्या 9 पर है या इसीलिए तो तुम पहाड़ हो, इस कविता को आप ले लीजिए। जी, अ, जैसे उल्लंघन की शुरुआत ही आप देखिए, उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में, बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे, एक पाँव हमेशा घर की देहरी के बाहर ही रहा मेरा, व्याकरण के नियम जानना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। अ, और आगे आप बढ़ते चले जाएँ, मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती। अब ये बिल्कुल सपाट बयानी है, लेकिन जी, इसमें कविता बनी हुई है। वह उन बहुत स्पष्ट रूप से राजनीतिक विषयों वाली कविताओं के मुकाबले अधिक सफल कविता दिखलाई पड़ती है। या जी, पक्की दोस्तियों का आईना जो 95 नंबर पृष्ठ पर है, जी, अ, उस कविता को आप देख लीजिए या इस तरह की पंक्ति को देखिए। कभी-कभी मुझे लगता है मैं मनुष्य नहीं सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। तो इस तरह की पंक्तियों की भी इस संग्रह में कमी नहीं है और वे उपलब्धियाँ हैं इस संग्रह की। या जी, पुनश्च कविता को आप देख लीजिए। पुनश्च कविता, यह कविता किसी पिछली कविता का पुनश्च। अब यह बात कई बार कही जा चुकी है कि वास्तव में कुछ भी मौलिक नहीं होता, हर कुछ पुनर्कथन है। पहले जो जी, कहा गया फिर से कहा जा रहा है। लेकिन इस बात को हर कवि ने लिखा है और पुनश्च शीर्षक ये कविता फिर इसी बात को कहती है और क्यों लिखते रहना पड़ता है? बावजूद इसके कि आप पर आरोप लग सकता है कि आप दोहरा रहे हैं, आप एक ही बात बार-बार कह रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं, लिखना पड़ता है, लिखते ही रहना पड़ता है बार-बार, वह जो पिछली बार छूट गया या कहा गया कुछ अलग तरह से, जिसको कह देने के बाद भी नहीं हुई पूरी तसल्ली अब तक। हर कविता का हो सकता है एक ही शीर्षक, पुनश्च। तो यह राजेश जोशी की खासियत है जी, और ये इस संग्रह में है मौजूद। जी। तो राजेश जोशी बहुत वरिष्ठ कवि हैं और इनके पहले कई कविता संग्रह आ चुके हैं। तो उस पूरे इनके कविता के इतिहास को देखते हुए आप इस कविता संग्रह को कहाँ रखते हैं? किस तरह से देखते हैं? मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि आप भी क्योंकि हम लोग समकालीन हैं, एक तरह से राजेश जोशी के साथ हम बड़े हुए हैं। यानी राजेश जोशी को हमने बढ़ते हुए देखा है और हमारी कविता पढ़ने की आदत भी उनके साथ विकसित हुई है। इसलिए भी इस संग्रह को देखना एक खास बात है। इस संग्रह पर पिछले संग्रहों के मुकाबले मुझे लगता है कि कवि के वार्धक्य का भी दबाव है। यानी कवि की उम्र हो गई है और एक गहरी निराशा उसके मन में है। तो आप राजेश जोशी के पहले कविता संग्रह को पढ़ेंगे या दूसरे कविता संग्रह को पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी उत्साह है, बहुत उत्साह है। और
दुनिया इस प्रकृति के जादू को लेकर बहुत उत्सुकता है, लेकिन इस कविता संकलन तक आते-आते ऐसा लगता है कि उम्र जो बढ़ रही है और दुनिया को अपनी युवावस्था में जैसे देखना चाहा था, वो नहीं मिल रही है, उसकी एक गहरी निराशा है। तो ये जैसा मैंने उम्र कहा, का दबाव आप देख रहे हैं, ये समय के परिवर्तन का भी। एक समय था जब समाज उम्मीदों के साथ जी रहा था। आज हम सब भी ये महसूस करते हैं कि अंधकार घना हुआ है। हाँ, इसको लेकर काफ़ी बहस हो सकती है क्योंकि संघर्ष हमेशा रहा है। यह ज़रूर है कि जो भारतीय स्वप्न था अ, वह स्वप्न इस समय जितना अधिक खतरे में दिखलाई पड़ रहा है, उतना इसके पहले नहीं था। इसलिए उसके चलते निराशा का घना होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उम्र का भी दबाव आपको इस कविता में दिखलाई पड़ेगा। जैसे दुनिया छूट रही है और वैसे नहीं बन पाई जैसा उसको बनना था, तो यह दबाव है। जी। अब जैसे इनकी इस कई कविता कविताओं में लेकिन प्रकृति वो पुराने रूपों में फिर दिखती है, जो उनकी शुरुआत की कविताओं में है। कई कविताओं में वो आती है बार-बार और वो प्रकृति से जोड़कर अपनी कविता को रचते हैं। हाँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि और मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि इस कविता में इस संग्रह में निराशा का भाव अधिक मुखर है। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे यह कविता आप देख लीजिए, एक वक़्त था कि इस नक्कार खाने के दरवाज़े पर भी नौबत बजती थी। अब यह प्रतीक भी है। फिर इसके अहाते में लकड़ी के फर्रों, टीन के पत्रों और टाट के पर्दों की आड़ में कई छोटे-छोटे घर बस गए। नक्कार खाने के अहाते में लगभग अंधेरा है। एक टूटा चाँद, आधा टूटा चाँद, बिजली के खंभे पर सिर्फ एक पीला बल्ब टिमटिमाता है। और अंत में, इसके पहले कि उस शहर को मैं पूरी तरह खो दूँ, जिसमें कभी-कभी मैं अपने बचपन से मिल लेता था, मैं उस लड़की को बताना चाहता हूँ, पर बता नहीं पाता कि उसकी केमिस्ट्री का कोई लेना-देना नहीं। अपने अंदर घुमड़ती अपनी ही आवाज़ मुझे एक तूती की तरह लगती है। अपनी उस नकियाती आवाज़ को कभी-कभी तो मैं खुद भी नहीं सुन पाता। तो यह अधिक लगता है मुझको। आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति अभी भी है राजेश जोशी में, क्योंकि राजेश जोशी एक माहिर कवि हैं, इसमें क्या संदेह। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, लेकिन जो मुख्य भाव है, वह यह है जिसके बारे में मैंने बात की। जी। अंत में मैं एक छोटी-सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, उम्र का आल्हा। चूँकि आपने उम्र की भी बात की है, वार्धक्य की भी बात की है, तो इस कविता से हम खत्म कर सकते हैं। चढ़ी पहाड़ी धसे वनों में, सड़कें नापी, बजा ढोल की आल्हा गाया, इसकी उसकी चिट्ठी बाँची। इस घर सौदा उस घर सानी, इस घर रोटी उस घर पानी, कटी उम्र बस यूं कल्याणी, न घर बांधा न पाला खरहा, आगे नात न पीछे पगहा। तो ये थोड़ा सा तो आधे मिनट में मैं सिर्फ उम्र वाली बात पर ही कहूँगा कि जी, प्रकृति की संवेदना कैसे बदल गई है। बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं, ये कविता आपको ध्यान होगी। जी, धूप को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ। तो नीम की हरी पत्तियां अपनी कड़वाहट उलीच देने को आतुर है मेरी ज़बान पर। पानी में फूले रखे हैं चिया के बीज। आंगन की तुलसी एक छोटी सी शीशी में रखी है अर्क बनकर। पूर्वज कवि छायावादी कविता में दुह चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य हम क्या करें इस अद्भुत करिश्मों से भरी प्रकृति का, जो विटामिन और दवाओं में बदल दी गई है हमारे लिए। यह कविता भी बिल बहुत सुंदर कविता है और इसको पढ़ा बिल्कुल, जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, इस कविता संग्रह पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।